हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज़ निधि पांडे हियर। आज की क्लास में हम बहुत अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को टाइम सीरीज़ कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इंडेक्स नंबर कंप्लीट करवा दिया। इंडेक्स नंबर का आपका स्टॉक शेयर्स वाला जो पार्ट है अभी वो बचा है सिर्फ और सिर्फ। बाकी आप लोगों को मैंने सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पूरा करा दिया, जिसके अंदर आपका मीन मीडियन वाला चैप्टर था। डिस्पर्जन वाला मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, जिसके अंदर आपका रेंज, कोफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट, ये सब था। नेक्स्ट आपका स्क्वीनेस एंड डिस्पर्जन, स्क्वीनेस मोमेंट्स एंड कोटोसिस वाला चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। एंड देन आप लोगों का रिग्रेशन एनालिसिस था एंड आपका कोरिलेशन था। ये सारे चैप्टर्स मैंने आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए हैं विद डे नंबर 60 विद इन 60 डेज। और आज आपका एक नया चैप्टर है। दिस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर नंबर 4, राइट। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था। वैसे देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आपकी 4 से 5 क्लासेस आगे की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वेटेज अगर आपके सिलेबस में बीएसटी के कोई बिजनेस स्टैट्स के कोई रखता है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के आपके एक यूनिट है जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो दोनों ही चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है, इसको मैं 2 से 3 वीडियोस आई गेस कवर हो जाएगा, कि बहुत अच्छा इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि आपका ये कम से कम नहीं तो अगर मैं एस्टिमेशन भी दूं तो 20 to 25 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। ज़रूर करके जाइए। मस्ट वॉच दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ऑल ऑफ यू। एंड ये ज़रूर देख के जाइए। बिना इसके देखे, मतलब बिना वीडियो देखा, बिना फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी चैप्टर करे बिना तो बिल्कुल पेपर देना जाना मत, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी एक संभावना बताती है किसी चीज़ की, कि इसके होने के कितने चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस बताता। मैं आपको बहुत छोटी सी भाषा में बताऊं तो प्रोबेबिलिटी आपकी एक संभावना बताता है। संभावना क्या है इस काम को होने की, और नहीं भी होने की क्या संभावना है, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफर्स स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव वे। ये नहीं है कि स्टैट्स के बेसिस पे, स्टैट्स को कैलकुलेट करके और आपकी एक प्रोबेबिलिटी को अच्छे से कैलकुलेट करके क्वांटिटेटिव वे में आपको एक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की आपको पॉसिबिलिटी बताता है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी होने वाली है, राइट। यहाँ पे जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है स्टैट्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे हम वेट्स, मतलब जो हमारे वेदर होते हैं वो इसी से कल को अभी हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। उनसे आप ये भी जानोगे कि वेदर कैसे आपका पता लगता है कि वेदर में कितना ठंडी होने वाली है, उसके अंदर क्या चांसेस है कि वो हो सकती है इस तरीके से कि गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा होगी। इस तरीके से पहले लोग कैसे कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं, चीज़ें कैसे प्रिडिक्ट करके बैठ जाते हैं, वो सब हमारा प्रोबेबिलिटी के थ्रू होता है। कुछ थ्योरम्स है उनके बेसिस पे होता है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी का आपने छोटी क्लासेस में भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। दिस इज नंबर ऑफ, जितने भी आउटकम्स जो हैं वो पॉसिबल हैं वो ऊपर होते हैं, और जितने टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे होता है। मतलब जितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं वो ऊपर होते हैं, और अपॉन में जितने टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे होते हैं। ये फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी के याद रखना है, ठीक है। अब बाकी हम और आगे अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबिलिटी, जितने नंबर आने वाले हैं उस चांस से, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये याद रखना है, सिंपल। अब आपसे कहता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो जो है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, सिंपल है, ठीक है। यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी एक तो माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ऊपर, यानी कि 1 से वो ज़्यादा नहीं हो सकती, 2, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। जो होगी या तो 0 और 1 के बीच में ही होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। अब इसमें कह रहा है अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपकी 0 आती है कि तो उसके अंदर होता है कि इम्पॉसिबल। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आ जाती है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो आपकी वो जो इवेंट है वो हो ही नहीं रहा, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप देखेंगे इस स्टेप को और डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी जैसे मतलब लिख दिया है इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 की, अगर 1 आती है आपकी प्रोबेबिलिटी, तो उसके होने के 100% चांसेस होते हैं। इसलिए जो आपने इवेंट देखा है वो होने के 100% चांसेस है। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में कोई भी आती है, जैसे 0.5 आती है, इस तरीके से प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि इसके होने में 50-50 चांसेस है। लाइकलीहुड है कि हो भी सकता, नहीं भी तो 50-50 चांसेस है, राइट। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको मतलब एक
ओवरव्यू दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना है। मैं आपने छोटी क्लासेस में अगर पढ़ा होगा, देखिए मैं आपको ज़्यादा वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूँगी, मैं एक बहुत कॉमन और फेयर सा वीडियो, क्योंकि अभी आपको ना मुझे वो वाला भी सिखाना है कार्ड्स के बारे में। आपको जिसको नहीं पता भाई, देखो जिसने मैथ्स पढ़ी है ऑलरेडी क्लास 12th में 11th में, उनको तो फॉर श्योर पता होगा, वो भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं है, या फिर जिसने नहीं पढ़ी है मैथ्स, जिसके पास मैथ्स नहीं थी, उसको मैं बताऊंगी कि वैसे 10th तक तो सबके पास होते हैं और 10th तक ही पढ़ाया जाता है, ये 11th 12th में भी इसका और पार्ट होता है, बट जिसने नहीं पढ़ी, जिसे याद नहीं है, भूल गए हो, उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं बताऊँगी आप लोगों को किस तरीके से कार्ड्स के साथ हम प्ले करते हैं उस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रोबेबिलिटी है ना आपके 4-5 बेसिस पे क्वेश्चन बनाती है। एक तो होता है बॉल्स के बेसिस पे कि 4-5 अर्न है, या फिर एक अर्न में से उसमें 4 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, इस तरीके से आपने कौन सी बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से आप बॉल्स पे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी कॉइन के बेसिस पे। कॉइन यानी कि कोई आपने सिक्का लिया, सिक्का एक हेड होता है, आपको पता है सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक के पहलू पे होता है हेड और पीछे वाले पे होता है टेल, ये आपको पता है। अब आपसे यही बोलेगा कि अपने जब आपने कॉइन को टॉस किया, यानी कि कॉइन को उछाला, तो आप ये बताइए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हो सकता है। दूसरा पूछता है आपके कॉइन पे, पहला पूछता है आप पे बॉल्स पे, ठीक है, और दूसरा पूछता है आपके कॉइन्स पे। तीसरा आपके पास क्वेश्चन जो आता है वो आता है डाई की तरफ से। डाई मतलब आपको पता है लूडो खेलते हो तो डाई होती है आपके पास, जिसमें आगे पीछे ओवरऑल 6 नंबर्स होते हैं, तो आप जब फेंकते हो तो एक आया, पे आया, इस तरीके से आप खेलते हो ना, तो वही इसमें बोलेगा कि आपने एक डाई को आपने टॉस किया। अब उस मतलब उसमें आपको देखना है कि आपने डाई को टॉस किया और आपसे ये बोलेगा कि ठीक है आप ना ये बताओ कि इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिंपल है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी, क्योंकि अगर आप गुट्टी फेंकोगे तो कोई एक ही नंबर आएगा। अगर वो 6 होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, और टोटल कितने नंबर है, 6 है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में करेंगे। एक तो आता है आपके पास डाई से क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। कॉइन से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, डाई से भी ईजी आते हैं, आपके बॉल से भी ईजी आते हैं, और आपके आते हैं कार्ड्स से, कार्ड्स के बेसिस पे आते हैं, और छोटा मोटा कोई दे देता हूँ। कार्ड्स के बेसिस पे अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि कार्ड्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ना ले जाके आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ जो आपको यहाँ पे काम आएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को कार्ड्स के बारे में बता रही थी। देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर आपका डिवीजन कैसे होता है कि आप 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ये जो है वो रेड कलर के होते हैं। 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं, 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं। टोटल आपके 52 कार्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहाँ भी मत देखिए, ये चीज छुपा लीजिए, डायरेक्टली यहाँ आइए, ठीक है। आपके टोटल कार्ड्स होते हैं, एक तो ये ए होता है, ए को हम कहते हैं एस, ठीक है। ए का नाम होता है ओवरऑल एस, ठीक है, लिख लीजिएगा साइड में। फिर आपके पास नंबरिंग वाले कार्ड्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो बच्चे कार्ड्स कभी देखा होगा लाइफ में उन्हें पता होगा, देखा होगा, जरूर देखा होगा बचपन में, ठीक है। नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं पता हो बट पता होगा, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स के कार्ड्स होते हैं 10 तक, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है 10 तक। फिर आपके पास 3 कार्ड्स अलग से होते हैं, जे, क्यू, के। जे मतलब होता है जैक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कार्ड्स में जैक, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी क्लियर होगा। क्यू मतलब होता है क्वीन, और के मतलब होता है किंग, एक राजा का होता है, ठीक है, एक होता है क्वीन का, एक होता है जैक का। तो ये आपके पास कैसे बने, एक जो अब देखिए हर एक के ना 4-4 कार्ड्स होते हैं। अगर एस जो है उसका 4 कार्ड होगा, 2 नंबर है उसके 4 कार्ड्स होंगे, 3 जो नंबर है उसके 4 कार्ड्स होंगे, 4 जो है उनके 4 कार्ड्स होंगे, 5 के 4 होंगे, 6 के 4, 7 के 4, 8 के 4, 9 के 4, 10 के 4, जैक के 4 कार्ड्स होंगे, क्वीन के 4 कार्ड्स होंगे, और किंग के भी 4 कार्ड्स होंगे। अब यहां से अगर कैलकुलेशन करोगे, देखो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, और 13 के पास सबके पास 4-4 कार्ड्स हैं। मल्टीप्लाई करोगे 52 आ जाएगा। अब यहां से आपको पता लग गया कि 52 कार्ड टोटल कैसे आए। अब देखिए, अब जैसे एस के पास जैसे 4 कार्ड्स हैं, देखिए 4 कार्ड्स हो गए। अब चारों एक ही कलर के नहीं होंगे ना, अलग अलग कलर के होंगे, ठीक है। तो जो चारों कार्ड्स हैं आपके पास, ये आपके अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर 2 का एग्जांपल लूं, अब देखिए यहाँ पे मैं वापसी आऊं, देखो आपके पास 26 कार्ड्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, 26 कार्ड रेड कलर के, उसके अंदर 2 डिवीजन है। जो आपके स्पेड है, एक तो स्पेड होता है और एक होता है क्लब, ठीक है। तो 13 कार्ड्स जो है वो क्लब के होता है। इस तरीके से आपको, ये आप नहीं भी जानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता रही थी, देखिए 26 कार्ड जो है वो ब्लैक में स्पेड के होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं क्लब के। रेड के अंदर 2 आता है, एक हर्ट,
आप यहाँ से अगर ना समझ पाए तो हर्ट आप समझ सकते हो, दिल जो है वो लाल कलर का होता है, ठीक है, इस तरीके से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और होता है डायमंड का, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, HDR, ठीक है। मैं ये याद करने का तरीका बता दिया कैसे याद रखो, कि मैंने भी आज तक ऐसे याद रखा है, H यानी हर्ट, D डायमंड और R रेड, तो आपके हार्ट और डायमंड रेड में आते हैं। इसको आप याद रख सकते हो SCB, ठीक है, या BSB, CSB, कुछ भी, मैंने तो CSB से याद रखा है, यानी कि क्लब, स्पेड और ब्लैक से, ठीक है। तो क्लब और स्पेड आपके ब्लैक में आता है, सिंपल है। अब देखिए ये जो है ना, मैं आपको बता रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एस का लूं, मैंने 2 का ले रखा है, पर एस का लेते हैं अगर एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। अगर एस के, अब सबके 4-4 पत्ते हैं, तो एस का अगर मैं एस का 4 कार्ड, 4 के चारों कार्ड एस के, तो सबके सब एक कलर में नहीं होंगे, ठीक है। एक जो कार्ड होगा वो स्पेड का होगा, यानी ब्लैक कलर में स्पेड होता है, तो ब्लैक कलर का स्पेड का एक कार्ड जो है वो क्लब का होगा, एक कार्ड जो हर्ट का होगा, एक कार्ड होगा डायमंड का होगा, चारों के एक एक कार्ड ये होते हैं, तभी आपका 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये बनते हैं। तो जब ये 13-13 हो जाएंगे तो 26 टोटल, तो आपका ये 13 कार्ड्स जो है वो आपके हर्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं आपके, यह भी आपका 13 कार्ड्स होता है, ठीक है, और ये भी आपके 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका एक कार्ड जो है वो यहाँ पे, हर एक का एक एक कार्ड जो है वो स्पेड का होगा, एक एक कार्ड क्लब का होगा, एक एक कार्ड हर्ट का होगा, एक एक कार्ड डायमंड का होगा, तभी ये ओवरऑल 4-4 कार्ड्स बन जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन का बाकी करते के साथ हम क्लियर कर लेते हैं। आप इसको एज इट इज उतार लीजिए, जैसे मेरे टेबल की तरह 52 कार्ड्स है टोटल, आपके 6 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, 6 आपके रेड कलर के होते हैं, और ब्लैक के भी 2 पार्ट्स होते हैं, स्पेड और क्लब, जिसके साइन इस तरीके से होता है, हर्ट और डायमंड का साइन इस तरीके से होता है। इनके भी 13-13 कार्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए, ए को हम एस बोलते हैं, और इस सबके भी आपके 4-4 कार्ड्स होते हैं, एस के नंबरिंग के नंबर बोलते हैं इसे, 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। उसके बाद JQK ऐसे याद रख लीजिएगा, जे आपका जैक होता है, और इसको ना हम एक नाम से कभी कभी क्वेश्चन में, वैसे ये नया है, एक बार मैंने क्वेश्चन में देखा था इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, नेव का भी देखा था मैंने, कनेव, इसको भी हम जैक ही बोलते हैं, तो इसको हम नेव पढ़ते हैं वैसे, बट ये एग्जाम में कभी आता नहीं, एक बार मैंने देखा था कहीं पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको भी हम जैक बोलते हैं, क्यू से क्वीन और के से किंग, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास, सबके पास 4-4 कार्ड्स होते हैं, और सब अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के। पहला जो है वो स्पेड का होगा, दूसरा क्लब का, तीसरा हर्ट का, चौथा डायमंड का, तब इनके पास 4-4 कार्ड्स होते हैं। आई होप आपको ये वाला कार्ड्स का क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। तो आप देखते हैं आगे वीडियोज में इसके क्वेश्चन करते हैं, तो और क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने कार्ड्स के बारे में, मैंने आप लोगों को अभी डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कार्ड्स किस तरीके से, हमें पूरा का पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया किस तरीके से कार्ड्स है, किस तरीके से उसका बाइफर्केशन है। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कितने तरीके के। अब मैं थोड़ा सा चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट वे में लेकर चलूंगी। मैंने आपको सारे के सारे बेसिक्स बता दिए, अब आपको चीज़ें समझनी है और पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, आपके पास ना 4 तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास होते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो हम डेली बेसिस पे अपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होते हैं। ये वो प्रोबेबिलिटी होती है, ये एप्लीकेबल होती है इन सिचुएशंस में जहाँ पे आपको सैम्पल स्पेस गिवन होता है, और आपको आप मतलब सैम्पल स्पेस, इसमें कहते हैं सैम्पल स्पेस जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो भी आपके आउटकम आया है, आउटकम इन। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर नीचे ले सकूँ, मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स बता दूँ ना, तो आप लोगों को आई थिंक ईजी होगा। ये सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, आउटकम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें जानने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले की टर्म्स बता देती हूँ, आफ्टर दैट हम इसको भी आज पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला होता है आपके पास सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब सैम्पल स्पेस क्या, देखिए, अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल लो, आपने किसी भी कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब या तो कॉइन, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो, या तो उसके अंदर हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरा तो कुछ नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से एक ना एक चीज़ तो आएगी और इन दोनों में से ही आएगी, सिंपल सी बात है। तो आपका सैम्पल स्पेस वो स्पेस होता है जहां पे हम सारी की सारी जितनी किसी भी चीज़ की कितनी पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, उसको पूरे को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डाई को हमने उछाला, ठीक है, उसके अंदर आपकी कितनी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, या तो उसके अंदर 1 आ सकता है जब आप डाई को उछालोगे, या तो उसके अंदर 2 आ सकता है, तो 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। इनमें से एक चीज़ ना एक चीज़ तो आएगी, फॉर श्योर आएगी। तो जो चीज़ें, ये जो टोटल है ना 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैम्पल स्पेस है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोबेबिलिटी को करने चाहते हो, तो उसके अंदर ओवरऑल कितनी चीज़ें, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। सिंपल था। अब देखिए, इवेंट क्या होता है। इवेंट वो होता है आज नंबर ऑफ
जो आपके सबसे देखिए सैंपल स्पेस, आपका सैंपल स्पेस के अंदर से भी जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है उसमें आप देखो, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने एक डाई उछाला, ठीक है, एग्जांपल से समझो, ज़्यादा आपको गुस्से की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पर मत जाओ, मेरी एग्जांपल और मेरी बातें सुन के आप चीज़ों को समझ सकते हो। देखो मैंने आपसे कहा कि मैंने एक डाई उछाला, ठीक है, अब उसका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 बन सकता है, सिंपल। अब आपसे क्वेश्चन में फर्दर कहा गया कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि इवन नंबर्स की, आपने डाई को उछाला है और उसके अंदर आप मुझे ये बताइए कि आपकी इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सैंपल स्पेस आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, यानी कि आपसे इवेंट क्या पूछ रहा है, वो ये बोलता है आपसे इवेंट वो होता है जब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके आउटकम्स को हम इवेंट बोलते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर कौन कौन से इवन नंबर्स है, एक तो 2 है, 4 है और 6 है, तो 3 आपकी ये कौन हो गई, आपके इवेंट हो गए। इवेंट यानी कि आपको क्या निकालना है, ये आपके किस बेसिस पे तय हुए हैं, ये आपके क्वेश्चन के बेसिस पे तय हुए हैं, तो उसको ही हम कहते हैं इवेंट। कौन सा इवेंट हमें प्ले करना है, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास आता है आउटकम। आउटकम यानी कि जो आपका आंसर निकल के आया, स्पेसिफिक रिजल्ट आया, रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं, आपको पता है। तो जो भी रिजल्ट आपका निकल के आया है, जैसे कि इसमें कह रहा है कि स्पेसिफिक रिजल्ट निकल के आता है, अगर आपने डाई को उछाला है तो आपके पास क्या आंसर आया, अगर आपके पास जैसे अगर आपने डाई उछाला उसके बाद आपके पास 1 आया तो 1 आपका आउटकम हो गया, बहुत सिंपल था। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं था। अब कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर हमारे पास कुछ कितनी टर्म्स हैं, ओवरऑल हमारे पास 9 टर्म्स हैं, इसको हम खत्म करते हैं। और आज का पहले हम उसको टाइप्स को भी खत्म कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ना, तो आप लोग भी अवॉइड करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको ये देखना है, कॉम्प्लीमेंट एक सेट होता है किसी भी सैंपल स्पेस का जो बिलोंग नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपने कॉइन को टॉस किया, अच्छी बात है, उसमें हेड और टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं फर्दर ही कह दूँ कि उसी में आपने एक डाई को टॉस कर दिया है, मतलब आपको मैं कुछ ना बताऊँ, डाई टॉस हुआ है ना, आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए मतलब आप मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी बताइए। इज इट एनी काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, क्या ये सेंस को मेक कर रहा है, यानी कि क्या एक ऐसा आउटकम जो सैंपल स्पेस से बिलोंग ही नहीं करता है, यानी कि अगर मैं एक कॉइन उछालूंगी या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, 1 तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता, तो उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जो भी आउटकम जो है आपका सेट ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस में वो बिलोंग ही ना करता, उसको हम कहते हैं ए नॉट। ए सी से भी आप मेंशन कर सकते हो, ए नॉट से भी मेंशन कर सकते हो, देयर इज अप टू यू। इसको हम कहते हैं ए नॉट, यानी कि ये इस सैंपल स्पेस के आउट ऑफ बिलोंग या बिलोंग ही नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है इफ ए रिप्रेजेंट, अगर कोई ए है जो रिप्रेजेंट करता है रोलिंग अ 3, यानी कि आप डाई फेंकते हो, डाई रोल करते हो, उसके अंदर आपसे 3 आता है, और कहता है कि देन रोलिंग वाई, आपसे फर्दर कहता है कि रोल करो कोई भी मतलब रोल करो किसी भी डाई को और नंबर ले आओ 3 के अलावा कोई भी। अब भाई जब तक 3 आया है आपके, आप देख रहे हो आपने 3 रिप्रेजेंट किया है कि हाँ आपके 3 आपने रोल किया और आपका नंबर आया 3, 1 2 3 5 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा, आपने कहा 3 आया है, पर ए जो है वो इंक्लूड करता है कि हाँ रोल करो पर 3 नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, यानी कि अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए नॉट। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आपसे कहता है एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी, उसके बाद म्यूचुअल और नॉन म्यूचुअल पे लेंगे थोड़ा सा और टाइम, ठीक है। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट आप थोड़ा सा बात से समझे, इंडिपेंडेंट वो इवेंट होता है जैसे कि अगर आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन उछाला जिसमें हेड और टेल आ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने एक डाई उछाला जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। क्या ऐसा है कि अगर आप कॉइन उछालोगे उसमें हेड और टेल आ गया तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला है डाई के ऊपर? कितना भी डाई उछालो 1 2 3 4 5 6 आएगा उसके अंदर, और आपके कॉइन के अंदर हेड और टेल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉइन उछालने के बाद डाई उछालोगे, डाई को ना फर्क पड़ेगा ना आपके कॉइन को फर्क पड़ेगा, सिंपल है। तो इसमें यही कहता है कि इंडिपेंडेंट वो इवेंट्स होते हैं जब 2 इवेंट्स हैपन हो रहे होते हैं और उनके बेसिस पे किसी को भी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी ऐसी वो नहीं होती है कि हाँ इसके करने के बाद ये नहीं कर सकते हैं, ऐसे करने से इसको कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में ये इंडिपेंडेंट है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी गिवन है कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया और आपके पास हेड आया और आपने उसके बाद एक आपको बी कंडीशन दे रखी है, बी इवेंट दे रखा है कि आपने एक डाई को उछाला, आपके पास 5 है, कि दोनों का कोई मेल जोल है कि डाई और कॉइन का कोई मेल जोल है, नहीं, तो अपना अपना अलग अलग है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट और उसका उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटी सी बात करूँ, देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए जो मैं बोल रही हूँ आप इसे लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। देखिए आपसे ने 2 चीज़ें पूछी जाती है,
विदाउट रिप्लेसमेंट और आपसे पूछता है एक विद रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट वो होता है जब आपने फॉर एग्जांपल आप ना आपके पास कोई बैग है, उसके अंदर आपसे कहता है कि ब्लैक बॉल्स हैं वाइट बॉल्स है, ठीक है, कोई एक बैग है उसके अंदर ब्लैक बॉल्स है वाइट बॉल्स है। इसमें कहता है कि आपने कोई एक ब्लैक बॉल निकाली और आपने क्या करा, आपने ब्लैक बॉल निकाली और उसके अंदर वापसी डाल दी, ब्लैक बॉल देखा, निकाल के देखा बॉल को, उसके बाद आपने वापसी बैग में बॉल डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास 52 बॉल्स थे, ठीक है, टोटल। आपने कोई एक बॉल निकाला, उसको देखा अच्छा ब्लैक कलर की, फिर आपने उसे वापसी डाल दिया। जब आपने निकाला था तो 51 हो गए होंगे बॉल्स। जब आपने वापसी डाल दिया तो ऑलरेडी 52 होगा। तो आपके रिप्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो कहता है आफ्टर ड्राइंग पुट द कार्ड बैक इन द डेक, हम दोबारा से उस कार्ड को डेक में रख देते हैं। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि रिप्लेसमेंट के साथ ये हुआ है। तो ये दोनों ही आपके डिपेंडेंट में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है आफ्टर पिकिंग, और कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट वो होता है जब आपने कोई भी कार्ड, फॉर एग्जांपल आपने 52 कार्ड्स में से कार्ड्स निकाला, आपने देखा चाहिए एस का पत्ता है, आपने क्या करा, उसको निकाल के बाहर रख लिया। अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे, 51 कार्ड। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कहलाता है, यानी कि अगर आप कोई एक इवेंट कर रहे हो तो उसके पीछे आपका जो है वो डिपेंडेंट है, आपके जो और भी आगे आने वाली जो क्वेश्चंस हैं और वो भी इस पर डिपेंडेंट हैं। सिंपल है। तो इसमें यही बताता है कि डिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले होते हैं, ठीक है। आपने कोई भी एक 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, मान लो एस का पता था, आपने निकाल के उसको बाहर रख दिया, उस केस में वो उस पर फ़र्क पड़ेगा, यानी कि टोटल जो भी आपकी इवेंट हो रही होगी उस पर फ़र्क वो पड़ेगा, क्योंकि अगर 52 कार्ड से आपने एक कार्ड निकाल के बाहर रख लिया तो आपके पास अब 51 कार्ड्स बचे, ठीक है। अब इसमें यही कहता है, बाकी हम ना एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके रीड भी करते रहा करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसे हम डिसजॉइंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये भी थोड़ा सा उसकी तरीके से ही है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें कहता है ए एंड बी डजंट कंटेन एनी कॉमन एलिमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका उल्टा होता है, जब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है। इसके अंदर वो दे नहीं रखा, बट मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा से दे रखा है कि अगर हम कोई इवेंट है, उसके अंदर हमने रोल को डाई को रोल करा, उसके अंदर 2 आया, सिंपल है, ठीक है। आपसे कहता है इवेंट बी में हमने डाई को रोल किया और उसके अंदर 5 आया, क्या ये एक दूसरे में कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपका बोला जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जिसे हम डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे अगर आपने कोई कार्ड निकाला, अगर आपने कार्ड ड्रॉ किया किंग का और आपने एक सेकेंड इवेंट में आपने क्वीन का ड्रॉ किया, तो क्या किंग और क्वीन में से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसमें यही कहता है कि ये आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे कहता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, पहले आप ये थोड़ा सा डिटेल में समझिए। एग्जॉस्टिव इवेंट वो इवेंट होता है, ये एक सेट होता है इवेंट्स का, जहाँ के सारे पॉसिबल आउटकम्स के सैम्पल स्पेस के हम सारे के सारे जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको हम एक जगह रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेट है इवेंट का, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के बेस पे गिवन है कि कोई भी सेट है, ठीक है, इवेंट्स का, उसके अंदर आपको A1 A2 इस तरीके से आपको पूरा का पूरा गिवन है n तक में। आपसे कह रहा है S जो है वो आपका सैम्पल स्पेस है, ठीक है। S तो आपको पता है सैम्पल स्पेस क्या होता है, जहाँ पे आपके सारे के सारे आपके आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जितने हो सकते हैं सारे के सारे। इसमें ये कहता है S जो है वो सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि हर एक जो आउटकम है, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं वो एक ही इवेंट से बिलोंग करता है। और आपने सैम्पल स्पेस में क्या पढ़ा था, सैम्पल स्पेस से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो, ठीक है, वो हो सकते हैं, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। बट इसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंट है कि ये जो है वो एक ही कम्युनिटी से, एक ही इवेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई भी हमने डाई को रोल किया, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है, कहता है एग्जॉस्टिव बिकॉज ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ रोल इज इंक्लूडेड। जितने भी रोल डाई को हमने रोल किया, जितने भी कंडीशन है वो रोल के थ्रू है, डाई के थ्रू है, तो ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट आपका देखते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। तो देखिए आपसे क्या कहता है पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। वेट, पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस आपसे कहता है कि वो पार्टीशन का मतलब होता है डिवीजन। तो आपसे कहता है कि जो सैम्पल स्पेस होता है, आपको पता है सैम्पल स्पेस वो स्पेस होता है जहाँ पे हम सारे के सारे जितने आउटकम्स हो सकते हैं हम वहाँ पे उसे रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, एज यू नो, मैंने अभी आपको बताया। तो इसके अंदर कहता है कि वो पार्टीशन सैम्पल स्पेस का वो आपको
जो आपका सैम्पल स्पेस है आपको 3 चीज़ों में डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहला है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि 2 सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक तो सैम्पल स्पेस आपको उस चीज़ में पार्टीशन करता है। नेक्स्ट आपसे कहता है सैम्पल स्पेस का सेकंड पार्ट कहता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है यूनियन। एक तो यूनियन आपको पता होगा, यूनियन मतलब होता है जैसे कि ए बी सी जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो एक सैम्पल स्पेस, मतलब एक ही स्पेस में से आपके सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल देखिए, आपसे कहा गया कि आपने एक डाई उछाला, उसके अंदर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 केसेस बनेंगे, ठीक है। आपसे एक प्रोबेबिलिटी आपसे कहती है कि एक प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके अंदर आप कहते हो कि आपने डाई को टॉस करा और आपके पास डाई को मतलब रोल करा और आपके पास कितना आया, 2 आया। तो आपकी सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आएगा। सेकंड आपसे कहा गया कि दूसरी प्रोबेबिलिटी है आपके पास जिसमें आपका 4 आया, तीसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास 6 आया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया। तो आपसे कहता है ये आपका अब आपका जो ये आपका सैम्पल स्पेस है वो क्या है, वो आपका यूनियन बन गया। यानी कि आपका जो आपने डाई रोल किया उसी के ये जितने भी पॉसिबिलिटी केस बन रहे सारे के सारे सैम्पल स्पेस में है, क्योंकि आपके सैम्पल स्पेस में क्या था, 1 2 3 4 5 6 6 के 6 केसेस थे। और जो आपके ये जो आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है ये आपके सैम्पल स्पेस में से बन रहे हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस का यूनियन है। यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है एग्जॉस्टिव होता है, यानी कि जितने भी पार्टीशंस बनेंगे वो सारे के सारे यूनियन यानी कि सारे के सारे आपके सैम्पल स्पेस में कवर होंगे। एक तो होता है एग्जॉस्टिव और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि वो सबसेट में होगा ही नहीं, तो दोनों सबसेट में कुछ कॉमन होगा ही नहीं। और तीसरा आपसे कंप्लीट कवरेज, यानी कि आपसे कहता है कि जो सैम्पल स्पेस होगा आपका वो एक सी चीज़ से बिलोंग करेगा और अगर दूसरी चीज़ से भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ, 52 कार्ड्स है आपको एक सैम्पल स्पेस देकर जिसके अंदर आपके पास 52 कार्ड्स है। अब आपने जैसे अभी हमने एग्जॉस्टिव वाला बताया ना इस तरीके से, तो आपसे यही कहता है, यहाँ पे आपकी यूनियन की बात हो रही थी, यहाँ पे आपकी कंप्लीट कवरेज की बात हो रही है। जैसे कि आपके पास 52 कार्ड्स थे, मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बता दिया। इसके अंदर आपका हर्ट्स था, डायमंड था, क्लब्स था, स्पेड्स था। ये है आपसे कह रहा है आपको चारों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे दी गई, बट वो इनका कॉमन क्या है, इनके अंदर सैम्पल स्पेस के अंदर से ही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कवरेज ऑफ सैम्पल स्पेस। सिंपल है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। पार्टीशन किस तरीके से करते हैं हम, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको बताऊं एग्जाम में कभी ये थ्योरी पार्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ में से नहीं पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। हाँ, हम कहाँ पे थे, हम पढ़ रहे थे अपने बारे में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, हम टाइप्स पे थे, कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम चारों की चारों इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सबसे सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है जो हम एज यूजुअल भी देखते हैं। कहते हैं इस जो ये प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर जितने भी सैम्पल स्पेस होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। इक्वली लाइकली मतलब होता है कि यानी कि जो भी सैम्पल स्पेस में से जो आंसर, यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी डाई टॉस किया उसके अंदर आपसे कहेगा 1 2 3 4 6 केसेस होंगे, उसमें से आपसे कहेगा कि सारे के सारे सैम्पल स्पेस की जो वैल्यू यानी कि 1/6 ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई 1 आ रहा है, मतलब आपके पास बोल रहा है कि आपने एक डाई रोल किया और आपके पास जो वैल्यू है वो 4 आ रही है। चलो मैं एक एग्जांपल लूँ, 4 आ रही है आपकी वैल्यू, आपने डाई को रोल करो, आपकी जो वैल्यू आ रही है 4 आ रही है। तो 4 कितनी बार आई है, एक ही बार आई है। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो इक्वली लाइकली करेंगे, यानी कि आपके जितने भी आपके आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। अगर 1 आएगा तो वो एक ही बार होगा, अगर आपका 2 आएगा तो अरे यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डाई को रोल करोगे तो एक ही चीज़ आ सकती है ना, और टॉप पे 2-3 चीज़ें तो नहीं आ सकती। तो वही इसमें बताता है कि ये बहुत सिंपल वाला था जो आप अभी डेली में करते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हम सिंपल वाला भी बोलते हैं जो हम डेली यूजेज में प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन ये है। सेकंड आपसे कहता है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके अंदर हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव्स हम करते हैं, मतलब इसको हम बेसिकली मैथमेटिक्स और साइंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एक्चुअल में उसका आंसर तब निकालते हैं। इसमें कहता है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तब जाके वो मेथड जो है वो वेरीफाई होता है। इसके अंदर कहते हैं दिस मेथड इज डिराइव्ड प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पहले किया गया था, देन आपका यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी को सेट किया गया है, ओवर मल्टीपल ट्रायल्स किए गए हैं यहाँ पे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन भी दिया हुआ, आपसे कहता है कोई भी कॉइन है वो फ्लिप किया गया 200 टाइम्स उसको फ्लिप किया गया। आफ्टर दैट उसके पास 102 टाइम्स हेड आया। उसके अंदर आपने 200 बार कोई भी कॉइन को टॉस करते गए फ्लिप करते गए, उसके बाद आपके पास जितनी बार आप फ्लिप करो उसमें से 102 बार आपके पास क्या आया है, टाइम्स हेड आया है। तो आपसे यही कहता है इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो आप हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 102 बार हेड आया और टोटल आपने कितनी बार ट्रायल किया, 200 बार। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है बस आपको एक चीज़ें पता रखने की ये जो प्रोबेबिलिटी है किस किस टाइप में
जुड़ी है। नेक्स्ट आपसे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या कहता है ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये ह्यूमन मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है बेस्ड है किसी भी इंडिविजुअल के इंस्टीट्यूशंस पे। अब इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशंस क्या है पहले आप ये समझिए। इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन जजमेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी कि अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता है कि एक डॉक्टर है, उसने कहा कि 70% चांस है कि वो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है 70% चांस है कि वो जो पेशेंट है उसकी रिकवरी हो जाएगी दवाइयों से, जो सिम्टम्स है उसकी जो दवाई है वो दवाइयों से हो जाएगी। इवन इफ नो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल इज अप्लाइड, आपने कुछ भी मॉडल अप्लाई नहीं किया, सिर्फ डॉक्टर के पास वो गए, उसने देखा कहाँ हाँ इसकी दवाई से ठीक हो जाएगी, तो उसने क्या किया कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको एक संभावना बताई कि हाँ 70% चांसेस है कि हाँ ये चीज़ें। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वो होती है, ये फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है जो बेस होती है किसी भी इंडिविजुअल के इंस्टीट्यूशंस पे या जजमेंट पे, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। उसको हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल शेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट आपसे लास्ट कहता है कि बायसियन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए लास्टली आपसे कहता है बायसियन थ्योरी क्या होता है। देखिए बायसियन थ्योरी वो थ्योरी बताती है जहाँ पे आप एक इवेंट का ना डिग्री ऑफ बिलीफ का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को कितना अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे अपडेट वर्जन पे बात होती है कि कुछ न्यू एविडेंस हैं जो आपके अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आप एग्जाम्पल से क्लियरली समझेंगे कि कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, कोई भी डायग्नोसिस हो रहा है, उसमें अंदर कहता है बायसियन प्रोबेबिलिटी एडजस्ट करती है लाइक्लीहुड ऑफ डिसीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स। यानी कि यहाँ पे ना आप चीज़ों को नए इन्वेंट चीज़ें होती हैं उन पे आप ट्रायल्स करते हो, उनके अंदर आप एक्यूरेसी बताते हो, इम्प्रूव करते हो, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि हाँ ये जैसे कि आपने कोई नई चीज़ अपडेट हुई है या इन्वेंट हुई है, तो उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी संभावना बताते हो कि इसके अंदर कितनी इम्प्रूविंग और चाहिए, किसके अंदर इतनी इम्प्रूविंग और नीडेड है, या फिर कितना ये एग्जैक्टली करेक्ट है। तो वो चीज़ें आपको बायसियन प्रोबेबिलिटी बताती है। तो आई होप आपको चारों चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी 4 टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो इक्वली लाइकली होते हैं, यानी कि जितने भी आपके सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम आएंगे वो इक्वल बेसिस पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एम्पेरिकल जो है एक्सपेरिमेंट के बेस पे बना है। सब्जेक्टिव जो है आपका वो किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बना है। और बायसियन प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आपके कोई नई जो न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर नई अपडेटेड वर्जन है किसी भी चीज़ का, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बना है। आई होप आपको चारों प्रोबेबिलिटी के जो टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आपको की टर्म्स मैंने जितने समझाया वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे 9 के 9, और आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो भी मैंने आपको कार्ड्स के बारे में, बॉल्स वगैरह के बारे में बताया है वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इस वीडियो को एक बार अच्छे से बैठिए और नोट्स के साथ एक बार खुद से रिवाइज करिए। फिर कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकल अप्रोचेस के बारे में। 4 थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल मैं आपका सारे थ्योरी पार्ट खत्म कर दूंगी। बेसिकली देखिए आपके पास 4 तरीके की थ्योरी हैं, और आपके पास एक एक्सोनियम दिया हुआ है, कोलोग्रामिक एक्सोनियम, उसको करेंगे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं वो करेंगे हम। फिर आपका थ्योरी पार्ट सारा खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने सबसे अच्छे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलेंगे। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है दिस इज फ्रॉम देयर ओनली। एक ये है, आपने नाम सुना होगा छोटी क्लास में, बायस थ्योरी जिसे हम कहते हैं। ये दोनों थ्योरी हम 3rd क्लास में खत्म करेंगे, तो आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छे से खत्म हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो रही होगी। तो पहले आज ये वाला काम पूरा कर लीजिए, देन हम उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आएगा। मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताया, आपको सारे के सारे टाइप्स बता दिए, आपको सारे के सारे की टर्म्स बता दिए, और आपका प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ होता है, आपको सारा कार्ड्स के बारे में सब कुछ बता दिया। आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हुई। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छे से, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।